हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेल बायोलॉजी के इस लेक्चर में मेयोसिस का बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्रोफेज फर्स्ट को। क्लियर है, मेयोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मेयोसिस फर्स्ट के बचे हुए फेजेस को। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रोफेज के बाद मेटाफेज की। ठीक है, तो मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है देखो। अब फर्स्ट रोमन में है तो एस टी नहीं आएगा। ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, मेटाफेज फर्स्ट में वही मेटाफेज प्लेट बनेगी। तो देखो कैसे, जो क्रोमोसोम्स थे वो ये सेल है। ठीक है, ये है सेल और इसी सेल के अंदर क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाएंगे। किस फॉर्म में क्रोमोसोम अरेंज होंगे, ऐसे। ठीक है, होमोलोगस पेयर है, क्रोमोसोम का पेयर बना ही रहेगा। क्रोमोसोम का पेयर बना ही रहेगा। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर अरेंज रहेंगे, इसी तरह बने रहेंगे। डिफरेंस क्या होगा माइटोसिस और मियोसिस के प्रोफेज में, कि मियोसिस और माइटोसिस के प्रोफेज में इतना ही डिफरेंस होगा कि यहाँ जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर में होंगे और पेयर में भी रिकम्बिनेंट टाइप के होंगे। रिकम्बिनेंट टाइप के हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बनाए थे, तुम लोगों ने देखे हैं, यानी कुछ परसेंट जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है। ठीक है, कुछ परसेंट जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है। तो देखो ये क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम्स कहाँ अरेंज होंगे, ये सेल के इक्वेटर पे अरेंज होंगे इस तरह से। ये सेल का इक्वेटर है। ठीक है, सेंटर पोर्शन है, सेल के इक्वेटर पे अरेंज होंगे। सेल थोड़ा बड़ा बनाते हैं, देखो डायग्राम में क्लियरिटी हो, सेल थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये सेल है। ठीक है, और ये सेल का इक्वेटर है, इसके इक्वेटर पे अरेंज होंगे परपेंडिकुलर टू सेंट्रियोलर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू सेंट्रियोलर एक्सिस। क्लियर है, समझ गए। तो देखो ये है सेंट्रियोल्स, ये है सेंट्रियोल्स, ये है सेंट्रियोल्स। क्लियर है, इनसे अटैच रहेंगे, इनसे अटैच रहेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, यानी क्रोमोसोमल फाइबर्स की हेल्प से। ठीक है, क्रोमोसोमल फाइबर्स की हेल्प से, स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से अटैच रहेंगे, अरेंज रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से तुम लोग क्रोमोसोम और बना सकते हो, देखो समझने के लिए। ठीक है, ये होमोलोगस पेयर हैं क्रोमोसोम्स के, कंफ्यूज नहीं होना है। क्रोमोसोम के होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर हैं ये, जिन्हें होमोलोगस पेयर बोला जाता है। ठीक है, जिन्हें होमोलोगस पेयर बोला जाता है, जिन्हें होमोलोगस पेयर बोला जाता है। देखो इस तरह से अरेंज होंगे, इस तरह से, और यही फिर इन स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से जुड़े हुए होंगे सेंट्रियोल से। क्लियर है, यही स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से सेंट्रियोल से जुड़े हुए होंगे। तो ये क्या है, ये है मेटाफेज प्लेट। ये क्या है, मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट। और मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हैं क्रोमोसोम्स के पेयर। टोटल क्रोमोसोम होते हैं, अगर हम ह्यूमन का केस लेकर के चले, 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम अगर पेयर में अरेंज होंगे तो ये मेटाफेज प्लेट पे कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, यहाँ होंगे 23 पेयर, 23 पेयर, वो भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, होमोलोगस 23 होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे, 23 पेयर में टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होंगे। ठीक है, और ये क्रोमोसोम कैसे होते हैं, ये क्रोमोसोम होते हैं रिकम्बिनेंट टाइप के।
रिकम्बिनेंट टाइप के 46 क्रोमोसोम इस तरह से एक इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, सेल के इक्वेटर पे, जिसे हम लोग मेटाफेज प्लेट बोलेंगे, और पेयर बना करके। तो 46 क्रोमोसोम का पेयर कितना बनेगा? 23 पेयर बनेंगे, और ये क्रोमोसोम आपस में होंगे होमोलोगस, जहां रिकम्बिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये है सेकंड फेज, यानी मेटाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। क्लियर है? एक बार नोट डाउन करो, इसे नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करते हैं। ये क्या बन गया? मेटाफेज प्लेट। अब देखो, अब नेक्स्ट फेज डिस्कस करते हैं। मेटाफेज के बाद कौन सा फेज आता है? मेटाफेज के बाद आएगा एनाफेज। अब हम बात कर रहे हैं एनाफेज फर्स्ट की। तो देखो एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? देखो ध्यान देना, जो मेटाफेज प्लेट बनी थी, मैं सेल को नहीं बना रहा, सेल की बाउंड्री नहीं बना रहा, यहाँ थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है? सेल हम बाद में बनाएंगे, पहले क्रोमोसोम बनाते हैं। देखो अभी हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो रिकम्बिनेंट टाइप के हैं। होता क्या है, चलो देखो कंप्लीट स्ट्रक्चर से ही समझते हैं। ये सेल है अपने पास, ये है अर्ली एनाफेज, और ये है लेटर एनाफेज। ये स्ट्रक्चर है लेटर एनाफेज का। क्लियर है? अर्ली एनाफेज और लेटर एनाफेज। अर्ली एनाफेज में क्या होगा? ये जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, यानी सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स का जो कंपाउंड है, और यही इसी साइड, इस साइड भी है, दोनों पोल्स पे प्रेजेंट है, पोल बनाए हुए हैं। यही उन क्रोमोसोम्स को अरेंज रखता है इक्वेटर पे। अब क्या होगा? एनाफेज आ जाएगा, तो एनाफेज में स्प्लिटिंग होती है, ठीक है? बट यहाँ स्प्लिटिंग सेंट्रोमियर की नहीं होगी, बल्कि यहाँ स्प्लिटिंग होगी होमोलोगस पेयर में अरेंज क्रोमोसोम्स की, ठीक है? होमोलोगस पेयर में अरेंज क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम देखो मैं थोड़े बड़े बना रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। ये देखो हम लोगों ने कहा था क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं रिकम्बिनेंट टाइप के, और रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट है यहाँ। रिकम्बिनेंट क्योंकि रिकम्बिनेशन हो चुकी है प्रोफेज के अंदर, पैकेटिन स्टेज सब फेज में रिकम्बिनेशन हो चुकी है, तो रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है? अब ये रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट है यहाँ, रिकम्बिनेंट टाइप के जैसे हम लोगों ने बनाए थे, बनाओ। ये रिकम्बिनेंट टाइप के, याद आ रहा है ना? ऐसे ही क्रोमोसोम हम लोगों ने बनाए थे। तो डिटेल बिल्कुल सेम रखेंगे एंड तक, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? अब इनकी रिकम्बिनेशन किसके साथ हुई थी? इनकी रिकम्बिनेशन हम लोगों ने ऑरेंज कलर वाले क्रोमोसोम के साथ बनाई थी, ठीक है? और ये चियाज़मा टर्मिनल एंड पे आकर के रुक गया था, ठीक है? टर्मिनल एंड पे आकर के रुक गया था। क्लियर है ना? याद होगा? तो देखो टर्मिनल एंड पे आकर के रुक गया था। अब यहाँ रिकम्बिनेशन हो चुकी है, मतलब कुछ पार्ट एक्सचेंज हो चुका है, तो यहाँ कलर चेंज कर देते हैं। जब एक्सचेंज हो चुका है पार्ट्स का, तो कलर चेंज कर देते हैं। देखो क्या होता है, जैसा हम लोगों ने पहले किया था, इसका कुछ हिस्सा ऑरेंज वाले का कुछ हिस्सा ग्रीन वाले के साथ जुड़ गया। इसी तरह यहाँ भी ऑरेंज वाले का कुछ हिस्सा ग्रीन वाले के साथ जुड़ गया। इसी तरह यहाँ ऑरेंज वाले का कुछ हिस्सा ग्रीन वाले के साथ, ऑरेंज वाले का कुछ हिस्सा ग्रीन वाले के साथ, और यही ग्रीन वाले के यही ऑरेंज वाले के साथ, ऑरेंज वाले ग्रीन का कुछ हिस्सा ऑरेंज के साथ जुड़ गया, ठीक है? ग्रीन का कुछ हिस्सा ऑरेंज के साथ जुड़ गया। क्लियर है? ग्रीन का कुछ हिस्सा ऑरेंज के साथ जुड़ गया। ये हो गया रिकम्बिनेशन टाइप। ये रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम है जो यहाँ अरेंज थे। अब क्या हुआ कि स्पिंडल फाइबर ने इनको खींचना शुरू कर दिया, स्पिंडल फाइबर्स ने इनको खींचना शुरू कर दिया, ठीक है? स्पिंडल फाइबर से अटैच थे ये, ठीक है? तो स्पिंडल फाइबर्स ने पुलिंग फोर्स लगाया, ठीक है?
इनको पुल करना शुरू कर दिया इक्वेटर की सॉरी इन सेंट्रियोल्स की तरफ, यानी रिस्पेक्टेड पोल्स की तरफ पुल करना स्टार्ट कर दिया, और अंदर से फिर पुशिंग लगी। यहाँ जो इंटरजोनल फाइबर्स थे उनकी पुशिंग लगी। ठीक है, क्रोमोसोम्स के बीच में भी तो फाइबर बनेंगे ना, इंटरजोनल फाइबर जो क्रोमेटिड को सेपरेट करने के काम आते हैं, वही क्रोमोसोम के पेयर्स को सेपरेट करने के काम आएंगे। ठीक है, ये पेयर में प्रेजेंट थे, होमोलोगस पेयर में इन क्रोमोसोम को सेपरेट कर दिया जाएगा, यहाँ से अलग अलग भेज दिया जाएगा, यानी 23 क्रोमोसोम तो ऊपर भेज दिए जाएंगे। 23 क्रोमोसोम पेयर थे जिसमें से 23 ऊपर भेज दिए, 23 नीचे भेज दिए। 23 क्रोमोसोम्स क्लियर है, समझ गए। ये तो था अर्ली एनाफेज। ठीक है, अर्ली एनाफेज समझ गए। अब लेटर एनाफेज में क्या होगा? लेटर एनाफेज में क्या होगा? ये पेयर सेपरेट हो चुके होंगे, चाज़्मा डिसअपियर हो चुका होगा। ठीक है, चाज़्मा डिसअपियर हो चुका होगा, और एट लास्ट क्या होगा? हाफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी यहाँ इसी एनाफेज में एक्चुअल हैप्लॉइड जो सेट हैं वो बनते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाया जाता है, क्योंकि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से 23 क्रोमोसोम एक साइड, 23 क्रोमोसोम दूसरी साइड चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है? ये जो सेंट्रियोल था, आधे क्रोमोसोम यानी 23 क्रोमोसोम, 46 में से 23 क्रोमोसोम, पेयर का आधा हिस्सा इसके पास पहुंच गया और पेयर का आधा हिस्सा इसके पास पहुंच गया। पेयर का आधा हिस्सा ऊपर, पेयर का आधा हिस्सा नीचे में, यानी एक पोल पे आधा पेयर, एक पोल पे आधा पेयर, यानी 23 क्रोमोसोम एक पोल पे, 23 क्रोमोसोम एक पोल पे, तो टोटल 46 क्रोमोसोम हाफ हाफ हो गए ना। ठीक है, तो इसी को तो कहते हैं एक्चुअल में हैप्लॉइड कंडीशन बनना। यहाँ क्या आया? यहाँ आए रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम्स, और सारे क्रोमोसोम रिकम्बिनेंट टाइप के होंगे क्योंकि रिकम्बिनेशन हो चुकी है, तो उनको बनाना सीखो। देखो, रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम इस साइड पहुंच चुके हैं, और ऐसे ही सेम रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम दूसरी साइड पहुंच चुके होंगे। यही हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में समझना है, इसलिए मैं क्रोमोसोम यहाँ बड़े बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ आए स्ट्रक्चर, ऐसे कंफ्यूज मत होना तुम लोग। ठीक है, देखो अब ये क्रोमोसोम कैसे है? रिकम्बिनेंट टाइप के है ना, तो रिकम्बिनेशन हो चुकी होगी। ठीक है, देखो पार्ट एक्सचेंज हो चुके होंगे, कुछ परसेंट जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका होगा। ठीक है, इसका इसके साथ हुआ है, इसका इसके साथ हुआ है। क्लियर है ना? तो देखो ये इतनी डिटेल्स इसीलिए दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ समझ आ जाए, नहीं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं यहीं आकर के। मियोसिस माइटोसिस समझ आ जाती है, बट ये नहीं समझ आता कि हुआ कैसे है पूरा प्रोसेस, और यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ गए? ये रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, और ये अपने अपने रेस्पेक्टेड पोल्स की तरफ पहुंच चुके हैं, अपने अपने रेस्पेक्टेड पोल्स पे पहुंच चुके हैं। क्लियर है? समझ गए? तो ये हुआ है लेटर एनाफेज के अंदर। तो अभी हम लोग क्या कहेंगे? ये 23 क्रोमोसोम्स
इस साइड आ गए, ये 23 क्रोमोसोम्स इस साइड आ गए। ठीक है, समझ गए? तो देखो अभी एनाफेज के बारे में क्या कहेंगे कि ड्यूरिंग दिस फेज the chromosomes in homologous pairs arranged on metaphase plate are segregated। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? यहाँ हाफ क्रोमोसोम्स of pairs moves toward one pole and other half chromosomes moves toward अदर पोल। आधे क्रोमोसोम जो पेयर बना था क्रोमोसोम्स का, उसमें से आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले गए, आधे क्रोमोसोम एक तरफ आ गए, यानी एक पोल की तरफ आधे और एक पोल की तरफ आधे। यहाँ समझने वाली बात क्या है इस केस में, इस एनाफेज में समझने वाला पॉइंट क्या है कि हियर द homologous pair of chromosomes are segregated। homologous pair टूटे हैं, note the chromosome। क्रोमोसोम्स नहीं टूटे, होमोलोगस पेयर्स टूटे हैं, जिसमें से आधे क्रोमोसोम एक तरफ आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले गए। यहाँ जो मेटाफेज प्लेट पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट थे ना, उसमें से आधे 23 क्रोमोसोम इस साइड, आधे 23 क्रोमोसोम इस साइड चले गए। ठीक है, समझ गए? ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा अगर तुम समझना चाहो तो देखो, centromere do not split in this anaphase। सेंट्रोमियर डू नॉट स्प्लिट इन दिस एनाफेज। इस एनाफेज में सेंट्रोमियर नहीं टूटता। ठीक है, यानी क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमियर नहीं टूटता जिससे सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो सकें। ठीक है, यानी सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होती, बल्कि क्या होता है, क्रोमोसोम अलग होते हैं। क्रोमोसोम का जो पेयर था ना, ये जोड़े के दो मेंबर बिछड़ गए आपस में। ठीक है, और बिछड़ने से पहले जेनेटिक मटेरियल यानी कुछ % जीन का एक्सचेंज कर चुके थे, रिकॉम्बिनेशन हो चुकी थी। ये है एनाफेज फर्स्ट। ये क्या है? एनाफेज फर्स्ट। जल्दी से निपटाओ इसे, फिर नेक्स्ट फेज डिस्कस करते हैं। जल्दी निपटाओ, जल्दी। चलो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। एनाफेज के बाद लास्ट फेज है कार्योकाइनेसिस फर्स्ट का, यानी मियोसिस फर्स्ट के कार्योकाइनेसिस फर्स्ट का लास्ट फेज है टीलोफेज। तो टीलोफेज डिस्कस करते हैं। ये एनाफेज है। ये किसकी बात हुई? एनाफेज की।
अब हम बात कर लेते हैं टेलोफेज की। अब बात करते हैं टेलोफेज की। तो देखो टेलोफेज में क्या होता है। टेलोफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, देखो ध्यान देने वाली चीज़ है। अब लास्ट में यही मैटर बचता है सिर्फ मियोसिस फर्स्ट में, कि जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स reached on both the poles, chromatid या फिर क्रोमोसोम्स या फिर डायरेक्ट लिख लो, जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग पोल पे पहुंचे हैं ना, वो क्या करते हैं, starts to decondense, starts to disintegrate, बिखरना शुरू कर देते हैं, disintegrate या फिर starts decondensation, in order to form chromatin material, in order to form chromatin material, but do not decondense completely. कंप्लीटली डिकंडेंस डिसइंटीग्रेट नहीं होते, ठीक है, कंप्लीटली डिकंडेंस नहीं होते, समझ गए। तो क्या होता है, पार्शियली डिकंडेंस होते हैं, ठीक है, पार्शियली डिकंडेंस होते हैं। पार्शियल डिकंडेंसेशन occurs and hence this telophase is different from mitotic टेलोफेज, और इसी वजह से ये टेलोफेज माइटोटिक टेलोफेज से अलग होता है, ठीक है, माइटोटिक टेलोफेज से अलग होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर है, समझ गए ना। चलो अब देखो क्या होता है, टेलोफेज है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा सब कुछ रीअपियर हो चुका होता है, रीअपियर्ड, ठीक है, ये रीअपियर हो चुके हैं, बट क्रोमोसोम्स कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट नहीं होते, ठीक है, क्रोमोसोम पार्शियली डिसइंटीग्रेट होते हैं, कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट नहीं होते। ये है टेलोफेज फर्स्ट, ये क्या है, टेलोफेज फर्स्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ कार्योकाइनेसिस कंप्लीट होगी टेलोफेज फर्स्ट में। अब हम बात कर लेते हैं साइटोकाइनेसिस की। अब बात किसकी कर लेते हैं, सेकंड फेज ऑफ एम्फेज, ठीक है, साइटोकाइनेसिस। अब तक जो मैटर चला वो एक सेल के अंदर की बात थी, ठीक है, वो एक ही सेल के अंदर की बात थी, यानी उसी के अंदर दो न्यूक्लियस बन गए हैं, ठीक है। इस तरह क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, अभी डिसइंटीग्रेट नहीं हुए हैं।
ठीक है, पर हैं कैसे, ये भी n है, ये भी n है, यानी ये क्या है 23 क्रोमोसोम रखने वाला, 23 क्रोमोसोम रखने वाला, और ये भी 23 क्रोमोसोम रखने वाला, ये भी 23 क्रोमोसोम रखने वाला। अब क्या होता है इस सेल के साथ, अब ये सेल करेगा डिवीज़न। ये हमें पता है किस तरह से डिवाइड करेगा, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में हम लोगों ने देख लिए थे, सेल प्लेट फॉर्मेशन एंड सेल फ्रो फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, डिवाइड हो गया, 2 डॉटर सेल्स बन गए, 2 डॉटर सेल बने जिनमें एक एक न्यूक्लियस चला गया, एक एक न्यूक्लियस चला गया जिनके अंदर। ठीक है, एक एक न्यूक्लियस चला गया। अब ये सेल कैसे हैं, ये भी हैप्लॉइड सेल हैं, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ मियोसिस फर्स्ट होती है कंप्लीट, ये साइटोकाइनेसिस फर्स्ट है, ये क्या है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट है, यहाँ मियोसिस फर्स्ट होती है कंप्लीट। अब हमें देखना है मियोसिस सेकंड का मैटर, तो तुम लोग ये निपटा लो पहले, फिर मियोसिस सेकंड डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं मियोसिस सेकंड की। क्लियर है ना। ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट के साथ। अब बात आती है मियोसिस सेकंड की। तो देखो मियोसिस सेकंड में क्या होता है, मियोसिस सेकंड में क्या होता है, हम स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस सेकंड। बट मियोसिस सेकंड कैसे स्टार्ट होगी, पहले यहाँ कंप्लीट क्या हुआ है साइटोकाइनेसिस ना, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो सेल्स बने हैं उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर ग्रोथ होगी, यानी ग्रोथ का टाइम पीरियड जो कि इंटरकाइनेसिस कहलाता है, इंटरकाइनेसिस कहलाता है, वो परफॉर्म होगा। और उसके बाद शुरू होगी कहीं जा कर के मियोसिस सेकंड। क्लियर है, मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड क्या होता है, तो देखो अगर मियोसिस सेकंड को डिफाइन करना हो ना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो वेरियस स्टेप्स ऑफ मियोसिस सेकंड are similar to that of mitosis। क्लियर है। so we can also say that meiosis second is also an equational division। हम लोग ये कह सकते हैं कि मियोसिस सेकंड एक इक्वेशनल डिवीजन है, क्योंकि इसके बहुत सारे स्टेप किससे मैच करते हैं, एज इट इज माइटोसिस से मैच करते हैं। बट एक डिफरेंस है जो कि इम्पोर्टेंट है, बट इसीलिए इसे माइटोसिस नहीं कहा। ठीक है, मियोसिस सेकंड कहा। बट one single difference is that here the chromosomes
आर ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप, रिकम्बिनेंट टाइप। एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ जो क्रोमोसोम होते हैं वो रिकम्बिनेंट टाइप के होते हैं, जबकि माइटोसिस में जो क्रोमोसोम होंगे वो नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, उनमें रिकम्बिनेशन जैसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल से क्रोमोसोम होते हैं। और यहाँ क्रोमोसोम रिकम्बिनेंट टाइप के होते हैं। ये चीज़ समझ गए? क्लियर है ना? चलो, ये हुई मियोसिस सेकंड की डेफिनेशन की बात। अब मियोसिस सेकंड का वही पुराना फंडा, पहले स्टार्ट होगी कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस जिसको हम लोग बोलेंगे कार्योकाइनेसिस सेकंड। ठीक है, और कार्योकाइनेसिस में स्टार्ट होंगे वही पुराने स्टेप्स, सब फेजेस, फेजेस जिन्हें कहा जाता है प्रोफेज। प्रोफेज, प्रोफेज कौन सा है? प्रोफेज सेकंड है। ठीक है, तो देखो प्रोफेज सेकंड में क्या होता है? प्रोफेज सेकंड में क्या होता है? ये सेल है। ठीक है, ये सेल है। अभी हम एक को लेकर के चल रहे हैं, हमारे पास ऐसे दो सेल है, मतलब दो बार मियोसिस सेकंड परफॉर्म होगी, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट का रिजल्ट दो हैप्लॉइड सेल्स बने। ये इसका न्यूक्लियस है। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट हो रही होती है, डिसअपियर हो रही होती है, हुई नहीं है कंप्लीटली। ठीक है, और क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेशन स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं। जिसकी वजह से क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, और एक चीज़ अगर तुम्हें याद है तो क्रोमोसोम यहाँ कैसे हैं? क्रोमोसोम है रिकम्बिनेंट टाइप के। क्रोमोसोम कैसे हैं? रिकम्बिनेंट टाइप के। भूल मत जाना ये चीज़, ये भूल गए तो सब गोल हो जाएगा। अगर ये चीज़ भूल गए ना कि क्रोमोसोम रिकम्बिनेंट टाइप के हैं, तो मियोसिस, माइटोसिस सब गोल है। ठीक है, समझ गए? रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम हैं जो पेयर होने लगेंगे। धीरे धीरे जब लेटर प्रोफेज आएगा तो लेटर प्रोफेज में क्या होगा? लेटर प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी होगी और क्रोमोसोम से आराम से मज़े से बिखरे हुए होंगे सेल के अंदर। ठीक है, आराम से इधर उधर घूम रहे होंगे क्रोमोसोम्स। क्लियर? बट क्या है यहाँ? यहाँ क्रोमोसोम रिकम्बिनेंट टाइप के हैं भाई, भूलना मना है। भूलना मना है कि क्रोमोसोम रिकम्बिनेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, देखो पढ़ाते रहो, क्रोमोसोम रिकम्बिनेंट टाइप के हैं। क्रोमोसोम कैसे हैं? रिकम्बिनेंट टाइप के। सेल के अंदर मजे से घूम रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपियर हो चुकी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं यहाँ, तो ये आराम से घूमेंगे, इधर उधर टहलेंगे। रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम है। अब प्रोफेज कंप्लीट होता है, लेटर प्रोफेज आ गया, कंप्लीट हो गया प्रोफेज। अब हम आते हैं सेकंड फेज, जिसे हम लोग कहते हैं मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड में क्या होता है? यही क्रोमोसोम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने के कारण सेल के अंदर घूम रहे थे, इधर से उधर टहल रहे थे, मजे कर रहे थे, ये अरेंज हो जाते हैं एक प्लेट की फॉर्म में। ठीक है, एक प्लेट की फॉर्म में। तो ये सेल है। ठीक है, और ये क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे इक्वेटर पे एक प्लेट बना करके, जिसे हम लोग कहेंगे मेटाफेजिक प्लेट, क्योंकि वो मेटाफेज में अपीयर हुई है, हमें मेटाफेज में दिखाई दी है, तो हम लोग क्या कहेंगे उसे? मेटाफेजिक प्लेट। समझ गए? देखो ये तो है सेंट्रियोल जो मेटाफेज प्लेट को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ ये रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम अरेंजमेंट शो करेंगे और इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे मेटाफेजिक प्लेट बना करके।
ये रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर है? अब देखो रिकम्बिनेंट है तो रिकम्बिनेंट बनाओ फिर इन्हें। रिकम्बिनेंट बनाओ, देखो क्या होगा, इस तरह से रिकम्बिनेशन होकर के आई है इनके अंदर। ठीक है, इस तरह से ये रिकम्बिनेंट बन करके आए हैं। देखो, और ये क्रोमोसोम जब इस इक्वेटर पे अरेंज होंगे ना, यहाँ मेटाफेजिक प्लेट बनेगी। मेटाफेजिक प्लेट बनेगी तो मेटाफेजिक प्लेट को सपोर्ट देने के लिए ये अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर की हेल्प से। कहाँ? सेंट्रियोल पे। सेंट्रियोल पे सेंट्रोमियर अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से। ठीक है, ये बनेगा क्या? मेटाफेजिक प्लेट वाला स्टेज, और इसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट जो परपेंडिकुलर टू सेंट्रियोलर एक्सिस और ऑन इक्वेटर ऑफ द सेल है, और बनी है रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स की हेल्प से। एक्चुअल में हो तो वही सेम माइटोसिस रही है ना, बट डिफरेंस क्या है? ओनली वन डिफरेंस है कि यहाँ क्रोमोसोम रिकम्बिनेंट टाइप के हैं। समझ गए? तो देखो, मियोसिस सेकंड, कार्योकाइनेसिस सेकंड, प्रोफेज सेकंड और मेटाफेज सेकंड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जल्दी से लपेट लो। क्लियर है? जल्दी से लपेट लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हो गया? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। प्रोफेज और एनाफेज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मियोसिस सेकंड का। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट फेज है प्रोफेज और मेटाफेज, सॉरी एनाफेज डिस्कस करना है और टीलोफेज डिस्कस करना है। इसी के साथ मियोसिस सेकंड खत्म हो जाएगी। क्लियर है? और चैप्टर भी खत्म। तो देखो, हम बात कर रहे हैं किसकी? एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड में क्या होता है? एनाफेज सेकंड में जो सेल है जहाँ मेटाफेजिक प्लेट बन चुकी है, जिस सेल में मेटाफेजिक प्लेट बन चुकी है ना, वो सेल क्या करेगा? इन मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज क्रोमोसोम्स को ब्रेक कर देगा, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर को तोड़ेगा। ठीक है, फोर्स लगा करके। और टूटने से क्या होगा? पहले तो तोड़ो, पहले तो तोड़ो। देखो क्या होता है, इन क्रोमोसोम्स की सेंट्रोमियर टूटेगी तो ये क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, ये अलग अलग होगी। और इसी तरह दूसरे क्रोमोसोम की। बट ध्यान रहे, ये क्रोमोसोम नॉर्मल नहीं है। ये क्रोमोसोम कैसे हैं? रिकम्बिनेंट टाइप के हैं। रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, और ये फोर्स लगाएगा कौन भाई? ये फोर्स तो वही सेंट्रियोल, जिसका कोई नहीं होता, खुदा होता है। तो यहाँ कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है तो सेंट्रियोल है। ठीक है, जहाँ कोई फोर्स नहीं लगाता वहाँ सेंट्रियोल फोर्स लगाता है। क्या करेगा? सेंट्रोमियर को स्प्लिट करेगा और स्पिंडल फाइबर की हेल्प से एक एक क्रोमेटिड को अपनी अपनी ओर खींच लेगा, मतलब रिस्पेक्टेड पोल की तरफ खींच लेगा। एक तो ये पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं स्पिंडल फाइबर यानी क्रोमोसोमल फाइबर पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर है? दूसरा, यहाँ पुशिंग फोर्स लगता है। पुशिंग फोर्स कौन लगाएगा? वही इंटरजोनल फाइबर। ठीक है, वही इंटरजोनल फाइबर। वही इंटरजोनल फाइबर पुशिंग फोर्स लगाएंगे। बट ध्यान रहे, क्रोमोसोम्स कैसे हैं? रिकम्बिनेंट टाइप के। क्रोमोसोम कैसे हैं? रिकम्बिनेंट टाइप के हैं। ठीक है, रिकम्बिनेंट टाइप के हैं। तो बनाओ रिकम्बिनेंट टाइप।
रिकम्बिनेंट नेचर कंप्लीट करो इनका। तो देखो ये रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम है और ये सेपरेट हो रहे हैं। अर्ली एनाफेज की बात हो रही है। फिर देखो लेटर एनाफेज में ये सेपरेट हो चुके होंगे। लेटर एनाफेज में ये सेपरेट होकर के पहुंच चुके होंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है इनके रेस्पेक्टेड पोल्स, क्योंकि वहाँ से इनको खींच रहा था कौन? मैं मेरे पोल से तुझे खींच कर बुला रहा हूँ, तू आती क्यों नहीं है? तो कौन खींच रहा था? सेंट्रियोल। कौन खींच रहा था? सेंट्रियोल। तो देखो ये सेंट्रियोल इन्हें खींच करके अपनी तरफ बुला लेता है। देखो क्या हुआ, एक क्रोमेटिड, ठीक है। अब ये जब इसकी तरफ पहुंचती है ना, तो इंटरजोनल फाइबर्स और ये सेंट्रोमियर टूटने के कारण थोड़ा सा फोर्स लगता है और ये इस टाइप की हो जाती है, मतलब इस तरफ मूव कर लेती है, ये मुड़ जाती है। ये इसके पास पहुंच गई, ठीक है। और ऐसे ही ये पहुंच गई। इसी तरह यहाँ इसी तरह यहाँ हुआ है। बट कैसे क्रोमोसोम्स हैं? रिकम्बिनेंट टाइप के। रिकम्बिनेंट टाइप के हैं तो रिकम्बिनेंट टाइप के बनाओ ही नहीं। ये स्पिंडल फाइबर है जो छोटे हो चुके हैं, इन्हें खींचते 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 खींचते, ठीक है, रिकम्बिनेंट टाइप बनाओ। तो देखो ये रिकम्बिनेंट टाइप है। ये पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या था, यहाँ 23 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, क्योंकि हैप्लॉइड है ना, तो 23 क्रोमोसोम्स अरेंज थे, 23 क्रोमोसोम। अब 23 क्रोमोसोम बीच में से टूटे, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ है। सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ है तो क्या आ गया? इस साइड क्रोमेटिड आ गई, ठीक है, हाफ हाफ क्रोमेटिड में डिवाइड हो गए, तो 23 क्रोमेटिड इस साइड आ गई। डिफरेंस है क्रोमेटिड और क्रोमोसोम में, क्रोमेटिड आ गई और 23 क्रोमेटिड इस साइड चली गई। और यही क्रोमेटिड, सिंगल क्रोमेटिड वाला ही तो क्रोमोसोम होता है। ये तो जस्ट इसने कॉपी बना रखी थी, ठीक है। डबल क्रोमेटिड, ये 23 क्रोमोसोम कैसे थे? ये 23 क्रोमोसोम थे हैविंग 2 क्रोमेटिड्स, 2 क्रोमेटिड वाले 23 क्रोमोसोम थे। अब ये 23 क्रोमोसोम टूटे तो 23 क्रोमेटिड इस साइड, 23 क्रोमेटिड इस साइड, एक पोल पे और एक पोल पे चले गए, ठीक है। ये है लेटर एनाफेज, क्लियर है। अब बारी आती है टेलोफेज की। अब किसकी बारी आती है? टेलोफेज की। लास्ट फेज है टेलोफेज। टेलोफेज, टेलोफेज में क्या होता है? टेलोफेज में जो क्रोमेटिड पहुंची है, half the chromatids reached on both poles starts decondensation and form chromatin material, डिकंडेंसेशन करती है और क्रोमेटिन मटेरियल बना देती है, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर है, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर हो जाती है, रीअपियर्स, ठीक है।
समझ गए? ये टीलोफेज सेकंड वाला है, ये टीलोफेज सेकंड वाला है, समझ गए ना? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये एनाफेज और टीलोफेज, यानी यहाँ कार्योकाइनेसिस कंप्लीट होगी। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ मियोसिस सेकंड, जो कि है साइटोकाइनेसिस। जो क्या है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है भाई? हमें दो सेल मिले थे, और दोनों सेल के अंदर हम लोगों ने मियोसिस सेकंड परफॉर्म करवाई और दो न्यूक्लियस बना दिए। सेल भी हैप्लॉइड थे, ठीक है, हमें जो मिले वो सेल भी हैप्लॉइड थे और न्यूक्लियस भी हम लोगों ने हैप्लॉइड ही बना दिए, कॉपी बना दी ना एज इट इज, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि मियोसिस सेकंड इक्वेशनल डिवीजन है, तो कॉपी बन गई। अब देखो साइटोकाइनेसिस से क्या होगा? यही सेल फिर टूटेंगे ताकि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स मेंटेन रह सके। टूटेंगे तो दो डॉटर सेल बनेंगे इस तरह से, और ये दो डॉटर सेल इसके, ये दो डॉटर सेल इसके, तो टोटल हम लोग जो स्टार्टिंग में लेकर के चले थे एक मदर सेल, उससे हमें कितने डॉटर सेल मिल गए? ऑल ओवर हमें टोटल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल मिल गए। ये क्या हैं? ये है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। क्लियर? समझ गए? यहाँ कंप्लीट होती है मियोसिस सेकंड, ठीक है, जहाँ एक मदर सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल हमें मिल गए हैं। क्लियर है ना? समझ गए? चलो एक बार लपेटो इसे, फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का। क्लियर है? हो गया क्या? चलो ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो गई है, ठीक है, और इसी के साथ मियोसिस कंप्लीट होती है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दो ही पार्ट थे। अब हम एक छोटी सी सिग्निफिकेंस है उसे डिस्कस करके चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ इस लेक्चर में सेल बायोलॉजी के दोनों चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो लास्ट पॉइंट क्या है? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो देखो, ड्यू टू रिकम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर बोल दो, क्रॉसिंग ओवर, या फिर बोल दो एक्सचेंज ऑफ जीन्स, meiosis causes variations, meiosis causes variations, और ये वेरिएशंस कैसी होंगी? कंटिन्यूअस, स्मॉल, ठीक है, और डेफिनेट वेरिएशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर है? सो ड्यू टू वेरिएशंस meiosis play a major role in evolutionary point of
व्यू, इन इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो क्या होता है, रिकम्बिनेशन के कारण मियोसिस की इतनी इंपॉर्टेंस होगी, क्लियर है। बट देयर is no recombination in mitosis, so no variations caused, and hence no role in evolution, तो evolution में कोई रोल नहीं होता, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट था, और इसी के साथ मियोसिस की सिग्निफिकेंस और मियोसिस और सेल साइकिल और हमारा सेल बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट होता है। ओके, समझ गए, क्लियर है। चलो, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।